संध्या काफी खुश थी कि उसके बेटे की शादी होने वाली है। संध्या के घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। तभी पड़ोसन विमला उसके घर आती है और कहती है, अरे संध्या, आजकल तो मोहल्ले में दिख नहीं रही है, क्या बात है? क्या बताऊं विमला, मेरे बेटे की शादी है। सर पर इतने सारे काम हैं, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है। अभी भी मार्केट जाना है मुझे। आधे से ज्यादा सामान तो अभी तक आया ही नहीं है। अरे अभी शादी में पूरा 1 महीना है और तू अभी से उतावली हो रखी है। अरे आराम से कर ले, सब हो जाएगा धीरे धीरे। जिस तरह तू एक पैर पे सब काम कर रही है ना, कहीं बीमार न पड़ जाए तू। अगर मेरी तबीयत खराब हो भी जाएगी तो भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अरे मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है ना। और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी खराब हो जरा सा भी। अच्छा चल ठीक है, मैं समझती हूँ बेटे की शादी में माँ बहुत खुश होती है और अपने सारे दुख भूल जाती है। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, तेरे किसी काम में मदद कर दूं तेरी मैं? अरे तू ये पूछ रही है? सर पर हजारों काम है, तू तो बस मुझसे काम ले ही ले। हाँ तो बता ना, करना क्या है? आखिर पड़ोसन हूँ तेरी, मैं तो मदद करूंगी ही ना। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तूने। भगवान ने मुझे तेरे जैसी पड़ोसन देकर बहुत अच्छा काम किया है। एक तू ही तो है जो हर काम में सबसे पहले खड़ी मिलती है मुझे। एक काम करना संध्या, अपने बेटे की शादी में ना मेरे लिए ना एक स्पीच बोल दियो। जब तुम मेरी तारीफ यहाँ कर सकती है तो वहाँ करने में क्या दिक्कत है? तू भी ना विमला, कभी भी अपनी आदतें नहीं सुधार सकती। अच्छा सुन, आज शाम को मुझे मार्केट चलना है और तुझे भी। तो अभी तुझे जो भी काम है वो कर लियो। चल ठीक है, मैं वैसे ये बोलने आई थी, देखो इतने सारे काम हैं, तो एक काम कर, अपने घर पे खाना मत बना, कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे खाना खाने आ जाइयो। तू मेरे लिए इतना कर रही है, तभी तो मोहल्ले वाले हमारी दोस्ती से जलते रहते हैं। दोनों खूब बातें करते हैं और फिर विमला भी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही शादी की तैयारियों में दिन निकल रहे थे। अब वो दिन नजदीक आ जाता है जिसके लिए संध्या इतनी ज्यादा खुश थी। संध्या के बेटे की शादी प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है। संध्या अपनी बहू को काफी मानती थी। अब अगले ही दिन प्रिया की पहली रसोई की रस्म होती है। संध्या अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ प्रिया रो रही है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? अंकित ने तो कुछ नहीं बोला ना? आने दे अंकित को। अरे ऐसी कोई करता है क्या? नई बहू को उसके पहले दिन ही रुला दिया। बहू तू चुप हो जा, आज मैं अंकित को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नहीं माँ जी, अंकित जी ने तो कुछ नहीं कहा है मुझे। बहू, जब अंकित ने कुछ नहीं कहा तो तू रो क्यों रही है? बहू देख, साफ साफ बता दे कि क्या हुआ है तुझे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है तेरी। माँ जी, मुझे अपने मायके की याद आ रही है। मैं जब भी सुबह सुबह उठती थी, मेरी माँ मेरे लिए चाय नाश्ता लेके आती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुझे अपने मायके की याद आ रही है? देख बहू, परिवर्तन तो हर किसी के लिए जरूरी है। मैं भी जब यहाँ आई थी ना तो मैं भी काफी रो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ की आदत लग गई। और वैसे भी बहू, अब तो ये तेरा ही घर है, तुझे ही संभालना है, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। संध्या काफी समझाती है अपनी बहू को, जिसके बाद प्रिया रोते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। संध्या को नहीं पता था कि उसकी बहू रोतड़ू है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद संध्या की कमर में दर्द हो रहा था। तभी वो प्रिया से कहती है, बहू मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। मैं नहा के आई थी तो बाथरूम में ही मेरे कुछ कपड़े रखे हैं। तू एक काम कर, मेरे वो कपड़े धो दे बहू। जी ठीक है माँ जी। बहू तू फिर रो रही है? अरे अब क्या हो गया तुझे? माँ जी, मुझसे इतना काम नहीं होता, मैंने पहले कभी इतना काम नहीं किया है। बहू एक ही दिन की बात है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं तभी तुझे कुछ बोल रही हूँ। अगर मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बोलती। माँ जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने अपना दर्द नहीं बताया आपको। बहू तू रो मत, तेरा रोना देखकर तो मुझे भी रोना आ जाएगा। कोई बात नहीं, तू मत धो, मैं खुद ही धो लूंगी अपने कपड़े। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरे भी कपड़े धो दीजिए। वो क्या है ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कपड़े धो नहीं पाऊंगी। आप अपने तो धो ही नहीं है, तो मेरे भी धो देना। कैसी रोने वाली बहू मिली है। अरे इतना तो मैं अपनी विदाई पर नहीं रोई थी जितना ये यहाँ हर रोज बात बात पर रोती है।
अब अगर मैंने इसके कपड़े धोने से मना कर दिया तो ये फिर रोने लग जाएगी। क्या हुआ माँ जी, आप मेरे लिए इतना नहीं करोगी? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। अब तू तकलीफ में है तो तेरे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ ना। तो टेंशन मत ले, मैं तेरे गंदे कपड़े धो दूंगी, ठीक है ना बहू? प्रिया हर जगह रोती रहती है और इस वजह से संध्या प्रिया को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकित की फाइल नहीं मिल रही होती है तो अंकित प्रिया को बुलाता है और कहता है, भैया यहाँ पर मेरी एक फाइल रखी हुई थी, तुमने देखी है क्या? बहुत जरूरी फाइल है यार, कहाँ गई पता नहीं चल रहा। प्रिया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे देखिए तो बता दो ना कहाँ देखी है। अरे मीटिंग है यार, लेट हो रहा हूँ मैं। नहीं अंकित जी, मैंने आपकी फाइल नहीं देखी है। अरे जब मैंने फाइल यहाँ रखी थी तुमने नहीं हटाई तो कहाँ गई, भूत खा गया क्या? अरे यार तुम्हें मेरी चीजों का ना जरा भी ध्यान नहीं होता है। मुझे क्या पता था कि वो आपकी जरूरी फाइल है। आपकी जरूरी फाइल की तो आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, आपने मुझे दिया भी नहीं था। प्रिया इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या कह दिया मैंने ऐसा? आप मुझ पे चिल्ला रहे हो और बोल रहे हो कि क्या कहा मैंने। तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरी जरूरी मीटिंग है और उस मीटिंग के लिए उस फाइल की जरूरत है मुझे, और वो फाइल मुझे नहीं मिल रही तो चिल्लाऊंगा ना। माँ जी, माँ जी। प्रिया काफी ज्यादा रोने लग जाती है। प्रिया की आवाज सुनकर वहाँ आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। ये देखकर संध्या कहती है, बहू ये सब क्या है? तू क्यों तमाशा कर रही है? आस पड़ोस के लोग जमा हो गए हैं, क्यों रो रही है अब तू? माँ जी आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना। आपका बेटा मेरे ऊपर बिना बात के चिल्ला रहा है, वो तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ये सब क्या है संध्या? तेरा बेटा इतना गलत कर रहा है बहू के साथ, तू अपनी बहू की तरफ बोलने की जगह अपनी बेटे की तरफ से बोल रही है। थोड़ी तो शर्म कर। प्रिया बहू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे जो सही लगे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। आस पड़ोस वालों के सपोर्ट से प्रिया झूठी पुलिस कंप्लेंट कर देती है, जिसकी वजह से अंकित को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। संध्या काफी मशक्कत करके अपने बेटे को पुलिस से छुड़वा लाती है, लेकिन अब संध्या को अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दोनों माँ बेटे घर आते हैं और प्रिया से कहते हैं, प्रिया तुमने झूठ क्यों कहा कि मैं तुम पे चिल्ला रहा था? नहीं बेटा, अब इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। बात बात पर रोने वाली बहू की आंखों से तब एक भी आंसू नहीं निकला जब उसका पति जेल जा रहा था। प्रिया अपना सामान बांध और वापस हो जाए यहाँ से। माँ जी आप क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुझे हम रुलाते हैं ना, तो अब जा अपने मायके, शायद वो कभी ना रुलाए तुझे। संध्या अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है। मायके जाने के बाद प्रिया को अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन अब पछतावा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नीलम और उसकी 5 बहुएं, बड़ी बहू पूनम, दूसरी बहू अंजलि, तीसरी बहू स्वाति, चौथी बहू निहारिका और 5वीं बहू आरोही हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी नीलम अपनी बहुओं से बोलती है, अरे जरा अदरक इलायची की चाय बना लाओ, बाहर मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। माँ जी अदरक इलायची क्या, मैं तो आपको चॉकलेट वाली चाय पिलाती हूँ। मैंने कल ही यूट्यूब से देखी है, आज बना के ट्राई भी कर लूंगी। रुको मैं अभी बना कर लाती हूँ। बहू मैंने जो चाय मांगी है मुझे वही चाय दे। ये बिना बात के नए नए नुस्खे लाकर मुझे पागल मत बनाया कर। माँ जी दीदी सही बोल रही है, आजकल तो चॉकलेट चाय इतनी वायरल हो रही है, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ कि ये कैसी होती है। दीदी आप बना दो सबके लिए। वैसे माँ जी आजकल तो पता नहीं कितनी तरह तरह की चाय आ गई है। आने से कुछ नहीं होता। अरे जब लोगों को पुराने अंदाज वाली अदरक इलायची की चाय ही पसंद आएगी तो ये तरह तरह की अलग अलग चाय क्यों लेंगे? माँ जी ऐसा आपको लगता है, लेकिन लोगों में ऐसी चाय की बहुत डिमांड होती है। पूनम और बाकी के सब लोग बातें कर रहे थे। तभी नीलम के 5 बेटे मुंह लटकाकर घर आते हैं। 5 काफी ज्यादा उदास थे। सबसे बड़ा बेटा अजय कहता है, माँ हमारा काम बंद हो गया, हमारी फैक्ट्री पहले ही घाटे में चल रही थी और ऊपर से लोगों के पैसे ना देने की वजह से हम और कर्जे में आ गए और आज तो हद ही हो गई। इसलिए क्या तुमने अपने बाप की फैक्ट्री बेच दी? और वो फैक्ट्री तुम्हारे पिता की थी, उन्होंने कितनी मेहनत की थी उस फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए और तुम बेच आए? माँ हमने तो पूरी कोशिश की थी वो फैक्ट्री ना बिके, लेकिन हालात के आगे हम भी मजबूर हो गए थे। अगर हम वो फैक्ट्री नहीं बेचते तो शायद हमें ये घर बेचना पड़ सकता था। हमें माफ कर दो। तुम्हारे बाप ने अकेले इतना बड़ा नाम बनाया, वो फैक्ट्री बनाई
और तुम 5 होकर भी उसे संभाल नहीं सके। और अब मेरे आगे बहाना बना रहे हो कि फैक्ट्री बचाते तो घर बिक जाता। नीलम की बात सुनकर दूसरा बेटा रोहित बोलता है। माँ ऐसी बात नहीं है, आप खुद जानती हो कि हम फैक्ट्री को बचाने के दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज हालात हमारे हाथ में नहीं थे माँ, और हमें मजबूरन फैक्ट्री को बेचना पड़ा। माँ जी, फैक्ट्री से हमारा घर चलता था और अब तो फैक्ट्री ही बिक गई है, तो अब हम लोगों का क्या होगा? कहीं कोई मुसीबत आ गई तो हमारे सर पर? अरे मुसीबत नहीं बल्कि मुसीबत का पहाड़ आ गया है। तुम लोगों ने अपने पिता की फैक्ट्री बेच दी। अब निकल जाओ इस घर से अपनी अपनी बीवियों को लेकर। जब तक फैक्ट्री वापस न मिल जाए हमें, तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना तुम सब। मुझे तुम में से किसी से भी अब कोई बात नहीं करनी है। नीलम का बेटा बहू उसे बोलते रहते हैं, लेकिन नीलम किसी की नहीं सुनती और सबको घर से बाहर निकाल देती है। 5 बहुएं और बेटा नीलम के घर के बाहर ही एक झोपड़ी लगाकर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बहू पूनम कहती है, माँ जी का गुस्सा तो हम सब जानते ही हैं। अब माँ जी मानने वाली तो है नहीं, हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और अंजलि, तुम तो जानती ही हो, आजकल 50 तरह की चाय आती है मार्केट में, और हम 50 तरह की चाय बनाकर बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो अच्छा ही होगा ना कि हम काम शुरू करें। कुछ फैक्ट्री ना सही, लेकिन माँ की नजर में हमारी मेहनत तो दिखेगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाय बेचने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ और करना होगा। आप लोगों को जो भी करना था वो सब तो आप लोग कर ही चुके हैं, अब हमें भी तो कुछ करने दो। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं होगा। 5 बहुएं अपने अपने पति की बात को ज्यादा वजन नहीं देती और मिलकर 50 तरह की चाय बेचने का वहीं पर काम शुरू कर देती हैं। नीलम के घर के बाहर ही चौक पर उसकी 5 बहुओं ने 50 तरह की चाय का ठेला लगाया था। एक दिन नीलम की 5 बहुओं की 50 तरह की चाय वो बेच रही थी कि तभी उनके ठेले पर वहाँ उनकी पड़ोसन सुमन आती है और कहती है, अरे नीलम की बहुओं, तुम लोग यहाँ चाय बेच रही हो? क्या बात है, इतना बड़ा घर होते हुए भी तुम 5 बहुओं को खुद से चाय बेचनी पड़ रही है। आंटी जी, अब आप बोलती ही रहोगी या चाय का स्वाद भी लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना दो एक बढ़िया सी चाय। आंटी जी, बढ़िया तो सारी ही चाय है, लेकिन आप बताओ आपको कौन सी चाय चाहिए? अदरक वाली, चॉकलेट वाली, फैंटा वाली, तुलसी वाली चाय, पान वाली चाय, काली चाय, मसाला चाय, कुल्हड़ चाय? ये लीजिए आंटी, इसमें से देख के बता दीजिए कौन सी चाहिए। बहू चाय बता रही है या नए नए तरीके के कपड़े? अरे चाय चाय होती है, तुम 5 ने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया। फलाना चाय, ढिमकाना चाय, 50 तरह की चाय भी होती है क्या? आंटी जी, हमारे पास तो 50 तरह की चाय है, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको जो मन है वो बताओ, हम आपके लिए वही चाय ले आएंगे। पान वाली चाय ले आ। तुम लोगों की 50 अतरंगी चाय में से एक तरह की चाय तो टेस्ट करूं। सुमन के लिए पान वाली चाय बनाकर वो लाते हैं और सुमन को पान वाली चाय काफी हद तक सही लगती है। अब तो सुमन लोगों को नीलम की 50 तरह की चाय बनाने वाली 5 बहुओं के बारे में बताती है। नीलम की 5 बहुओं की चाय का ठेला ठीक ठाक चलने लगता है, जिसे देखकर नीलम के 5 बेटों को भी हैरानी थी और नीलम को भी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद एक लड़का आता है और बोलता है, चॉकलेट चाय भी है ना आपके पास? हाँ जी, है चॉकलेट चाय भी। आपको चॉकलेट चाय चाहिए? हाँ। अंजलि उस लड़के के लिए चाय बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद चाय वो लड़के को दे देती है। जैसे ही वो लड़का चाय पीता है तो बोलता है, चॉकलेट चाय तो ठीक है, लेकिन आप लोग नौसिखिया हो, दुकान बंद कर लो। 50 तरह की चाय की दुकान में 50 तरह की चाय अच्छी होनी चाहिए, ना कि ठीक ठाक सी। भाई साहब, हमने तो काफी मेहनत की है कि आपको अच्छी लगे, लेकिन आपको चाय ही नहीं पसंद आई। अगर मुझे आपकी चाय ज्यादा पसंद आती तो मैं आपको ऐसे नहीं बोलता, लेकिन जो सच है वो मैंने बता दिया। आपको 50 तरह की चाय में अब भी सुधार करने की जरूरत है। लड़के की बात सुनकर अंजलि और बाकी सबको बुरा लगता है, लेकिन वो लोग अब भी अपना चाय का ठेला बंद नहीं करते। इसीलिए वो लोग अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। जो भी कमी रह गई होती है उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे और उनकी दुकान काफी ज्यादा चर्चित हो रही थी। ये सब नीलम को भी पता था। नीलम को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी बहुएं काफी अच्छी मेहनत कर रही हैं। कुछ दिनों बाद नीलम अपनी बहुओं की चाय की दुकान पर जाती है। नीलम को वहाँ देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नीलम अपनी बहुओं से कहती है, मैंने तुम लोगों की बहुत तारीफें सुनी हैं और तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारी तारीफें सुनती हूँ तो मुझे बहुत सुकून और खुशी होती है। जी शुक्रिया माँ जी। बहुओं, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने बेटों की गलती की सजा तुम 5 को भी दी।
और घर से निकाल दिया। माँ जी आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो? आप बड़ी हो, आपका पूरा हक है हम पर। सच में बहू, मेरे बेटों ने नाम भले ही कमाया हो या ना हो, लेकिन मेरी बहू ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। माँ जी, हमारा नाम जो भी हुआ है वो सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप हमें बाहर नहीं निकालती तो शायद आज ये सब नहीं होता। नीलम अपनी बहुओं की दुकान खुलवाने के लिए उन्हें पैसे दे देती है और उसकी 5 बहुएं भी मन लगाकर काम करती हैं। कमला अपनी बेटे राम की शादी गांव की एक लड़की से इसलिए करती है ताकि वो उससे डर कर रहे, उसकी हर बात को माने। लेकिन चंदा तो अपनी सास की उम्मीदों पर खड़ी तो बिल्कुल भी नहीं उतरती। कहने का मतलब कि चंदा का व्यवहार देखकर लोग कहते कि वाकई ये गांव की गवार है। हालांकि चंदा तो एमए पास थी और जब विमला कमला की बहू चंदा की मुंह दिखाई करने आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि चंदा अपने कमरे में खाना खा रही है और वो भी इस तरह कि आधा खाना नीचे गिर रहा है और आधा उसके कपड़े पर। ये देखकर विमला कमला की बहू चंदा से कहती है, वैसे तो बहू मैं तेरी सास से मिलने आई थी, लेकिन कमला तो घर पर है नहीं। सोचा नई बहू की मुंह दिखाई कर लूं, लेकिन फिर तू तो मुझे पूरी की पूरी दिख गई। अब विमला की ये बातें सुनकर दाल चावल खा रही चंदा उन्हीं हाथों से अपना घूंघट करने लगती है और उसी हाथ से विमला के पैर छू लेती है। ये देखकर विमला चंदा से कहती है, और बहू बस भी कर, रहने दे। तूने जितना खाया पिया है सब खुद से ज्यादा तो मुझे लगा दिया। जा हाथ धोकर आ जा। इतना कहने के बाद विमला भनभनाती हुई कमला के घर से बाहर निकलने लगती है। तभी कमला विमला से कहती है, क्या बात है विमला, इतने गुस्से से घर से क्यों निकल रही है? कोई बात हो गई क्या? मुझे नहीं बताएगी? वैसे तो मैं तुझसे मिलने आई थी, लेकिन तू मिली नहीं तो सोचा बहू की मुंह दिखाई कर लूं। लेकिन तेरी बहू तो फूलदान कम और कूड़ेदान ज्यादा लग रही है। विमला अब तुझसे क्या छुपाना, देख लिया ना मेरी बहू की करतूत। शादी से पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो खिला हुआ गुलाब लग रही थी, लेकिन अब देखो बदबूदार कूड़ा लग रही है। इसे दूर रखने का मन करता है। बात तो तूने 100% की कही है कमला, लेकिन तेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई। बेचारा राम भी अपनी बीवी को देखकर सोचता होगा, कहाँ मैंने शहर की रसमलाई सोची थी और कहाँ से मुझे बदबूदार लड्डू मिल गया। अब बस भी कर, ताने मारना तू। विमला और कमला काफी समय बातचीत करते हैं और कुछ देर में कमला देखती है कि उसकी बहू बर्तन धो रही है, लेकिन बर्तनों को गोद में रखकर घिस रही थी। ये देखकर कमला तुरंत अपनी बहू से कहती है, बहू तो ये कैसे बर्तन धो रही है? जितना बर्तन साफ नहीं हो रहा उतने तो तेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। ये क्या तरीका है बर्तन साफ करने का? माँ जी, मुझसे खड़े खड़े बर्तन धोना नहीं होता, इसलिए मैं बैठकर यूं ही बर्तन घिस रही हूँ। अब कमला भी अपनी बहू को समझा नहीं पाती। कमला की बहू चंदा इतनी गंदगी फैला कर रखती थी और गंदगी में रहना पसंद करती थी। हर कोई कमला को बुरा भला कह कर जाता था। एक रोज कमला अपनी बहू को मार्केट लेकर जाती है। तभी चंदा थक जाती है और कूड़ेदान के सामने बैठ जाती है। आने जाने वाले लोग चंदा को ही देख रहे थे, क्योंकि वहाँ इतनी बदबू आ रही थी और चंदा आराम से बैठकर अमरूद खा रही थी। तभी उसकी सास, जो पीछे से चलकर आराम आराम से आ रही थी, वो चंदा के पास आकर उससे कहती है, बुरा ना मान बहू, एक बात कहूँ, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना उस जगह को अपनी दुम से साफ कर लेता है, लेकिन तू तो कूड़े पर ही बैठ गई। माँ जी, ये तो कूड़ा फेंकने का घर है, तो इसमें बुरा ही क्या है? हम ही लोग तो ये कूड़ा फैलाते हैं ना, और हम ही इससे दूर भागने लगे तो इसे साफ करने वाला भी इसे साफ ना करे। तुझे तो समझाना ही बेकार है, कचरे का दूसरा नाम ही तो है तू। अब अगली सुबह कमला को कहीं जाना था और वो अपनी बहू को समझा कर जाती है कि घर का सारा काम करने के बाद घर को साफ रखे, खाना खाए। लेकिन चंदा को नींद आने लगती है और वो बिना काम किए खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर वहीं जमीन पर सो जाती है। कुछ समय बाद जब कमला आती है तो वो देखती है, हाय दैया, झाड़ू लगाकर कचरा इस कोने में पड़ा है, बर्तन साफ नहीं है, गैस चूल्हा साफ नहीं है और खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर ये वहीं पर सोई हुई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मुझे ही सारा घर साफ करना पड़ेगा। अब कमला अपनी बहू को उठाते हुए घर का सारा काम उसी से करवाने की सोचती है, क्योंकि चाहकर भी चंदा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से कमला अपनी बहू से कहती है, बहू तो इतनी आलसी और कामचोर है कि खुद तो नहाती नहीं और खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर यही सोई हुई है, और न घर साफ करा है, न किचन साफ करा है, और न ही बर्तन धोए हैं तूने, और न ही तूने घर में पोछा लगाया है। तो तूने किया ही क्या है आज? दरअसल माँ जी, आपके जाने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगी और मैं खाने के बाद सो गई।
अब घर का काम कर देती हूँ, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। ये बातें चल ही रही थी कि तभी कमला के घर विमला का आना होता है और विमला भी कमला के मजे लेते हुए कमला से कहती है, बहू तू तो अभी तक नहाई भी नहीं, अपनी हालत देखकर तुझे कोई कहेगा तू नई नवेली दुल्हन है, तेरी शादी को 1 महीने हुए हैं। हाँ विमला, सही कहा तूने, इसे देखकर तो लगता ही नहीं है ये नई नवेली दुल्हन है। और तो और इसके कपड़े देखो, लगता है 10 दिन से नहाई नहीं है ये। माँ जी, गाँव के लोगों को तो आपने देखा नहीं है क्या, वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। गाय का गोबर को उठाने से लेकर उन्हें नहलाना, खेतों में काम करना और नीचे जमीन पर सो जाना, ये सब उनकी आदत होती है। लेकिन बहू, तो गांव और शहर में अंतर नहीं जानती कि गांव के लोग कैसे रहते हैं और शहर के लोग किस तरह से रहना पसंद करते हैं। अब इसी इंसिडेंट के बाद भी चंदा में कोई फर्क नहीं था, वो हमेशा फर्नीचर हालत में ही रहती। उसके बाद चंदा देर शाम चूड़ी वाले की आवाज सुनकर मोहल्ले के बाहर दरवाजे पर निकलती है, जिसके बाद चूड़ी वाला चंदा को ही 10 रुपए पकड़ा कर चला जाता है। तभी एक कबाड़ी वाला भी वहाँ से गुजर रहा था, वो चंदा को 5 रुपए देता है। ये देखकर चंदा उस कबाड़ी वाले से कहती है, पहले तो उस चूड़ी वाले ने मुझे 10 रुपए पकड़ा दिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर तुमने मुझे 5 रुपए पकड़ा दिए, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन तुम्हें क्या मैं भिखारी दिखती हूँ? अरे भिखारी को भिखारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, सलमान खान कहेंगे क्या? अरे एक बात बताओ, तुम्हारे बाल देखो, तुम्हारी चाल देखो, तुम्हारे बोलने का तरीका देखो, हर एक चीज से तुम भिखारी लग रही हो, और तुम कहती हो मैं भिखारी नहीं लग रही। अच्छा एक बात बताओ, तुम बता रही हो या पूछ रही हो मुझसे? कहने का क्या मतलब है कि मैं भिखारी हूँ? मुंह संभाल कर बात करो। हे भगवान, सत्यानाश हो इसका। अब मुझे कोई ये बताओ कि भिखारियों को भिखारी नहीं कहेंगे तो क्या अंबानी की छठी औलाद कहेंगे? अरे यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आजकल के ये भिखारी ना जाने खुद को भिखारी मानते क्यों नहीं है। एक तो भिखारी की तरह कपड़े पहन के भिखारी की तरह बन के बैठी हुई है, ऊपर से मुझे ही सिखा रही है और बार बार कह रही है मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। अरे मेरी माँ, तू दिखती भिखारी है, तू बोलती भिखारी की तरह है, तेरे को देख कर कोई भी अंधा भी बोल दे कि तू भिखारी है। मैं भिखारी हूँ? नहीं मेरी माँ, तू भिखारी नहीं है, भिखारी तो मैं हूँ, मेरा पूरा खानदान है? हम लोग भिखारी की तरह कपड़े पहन के घूम रहे हैं, भिखारी बन के घूम रहे हैं। अरे मेरी माँ, अपने आप को देख ध्यान से, मैं भी तुझ जैसे के मुंह लग क्यों रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तभी चंदा खुद को देखने लग जाती है। चंदा की साड़ी, उसके बाल देखकर कोई भी उसे भिखारी कह देता। तभी विमला ये सब देख रही थी और वो चंदा के पास आकर चंदा से कहती, बहू तू जैसे गंदे कपड़े, खुले बाल और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल कर आई है, उस तरह तो तुझे कोई साधारण या आम आदमी तो कहेगा नहीं। इसलिए उन दोनों ने तुझे पैसे पकड़ा दिए, क्योंकि तू भिखारी ही लग रही है। उसने जो कहा सो कहा, लेकिन अब विमला आंटी आप भी मुझे भिखारी कहोगे? कूड़ेदान को कूड़ेदान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तूने डस्टबिन तो देखा ही होगा ना, बाहर से साफ और अंदर से गंदा लगता है ना। लेकिन तू तो बाहर से भी गंदी ही नजर आती है, तभी तो कोई भी आता जाता तुझे पैसे पकड़ाकर चल देता है। इस इंसिडेंट के बाद चंदा को काफी बुरा लगता है और वो सुधर जाती है, क्योंकि उसे लोगों ने भिखारी समझकर पैसे पकड़ा दिए और विमला भी उसका मजाक बनाती है और उसे अब ये सब काफी समय बाद समझ आता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऑरेंज कैंडी खाना कैसे रमा की बहू के लिए जान पर बनाता है, ये सुनकर हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं। कविता को ऑरेंज कैंडी खाना इतना ज्यादा पसंद था कि जिसके चलते उसकी जान पर बनाई। चलिए जानते हैं इस कहानी को आगे कि कैसे कविता की इस आदत से उसके जान पर खतरा मंडराने लगा था। रमा और कविता एक रोज मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में रमा और कविता दोनों 2 दिन के सफर के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही रमा और कविता मंदिर पहुंचते हैं, तभी कविता को मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है, जिसमें कैंडी, इमली, चटपटी गोलियां ये सब मिल रहे थे, जिसे देखकर कविता खुशी से अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी देखिए, इस दुकान में वो ऑरेंज वाली कैंडी भी मिल रही है जो हमारे समय में स्कूल के बाहर मिला करती थी। बहू, हम मंदिर आए हैं, चल कर पहले पूजा करें, फिर तुझे जो लेना होगा वो खरीद लियो। नहीं माँ जी, मैं अभी 5 कैंडी ही ले लेती हूँ, बाद में खत्म हो गई तो मैं क्या करूँगी। चल ले जल्दी, फिर मंदिर चलते हैं। कविता ऑरेंज कैंडी को देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और बहुत सारी ऑरेंज कैंडी खरीद लेती है। ऐसे में मंदिर से होकर जब रमा और वो घर के लिए निकलते हैं,
वैसे ही कविता बस में खूब सारी ऑरेंज कैंडी खाती है और जब कविता घर पहुंचती है तो अपनी सास रमा को कहती है, माँ जी, मुझे मंदिर घूमने में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब मुझे उस ऑरेंज कैंडी की आदत सी हो गई है। लेकिन तूने तो उस ऑरेंज कैंडी के कई पैकेट खरीदे थे। क्या माँ जी, वो तो खत्म हो गए ना। मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मैं तो सारा रास्ते में ही खा गई। अब तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, पूछ ले बाकी रवि से, वो आएगा तो ऑफिस से आता हुआ लेता आएगा। ये सुनकर कविता जल्दी से अपने पति रवि को कॉल करती है और अपने पति रवि से कहती है, सुनिए जी, आप ऑफिस से आते हुए मेरे लिए ऑरेंज कैंडी ले आना। क्या ले आऊं? ऑरेंज कैंडी? पागल हो क्या? मुझे नहीं पता, आपको मेरे लिए ऑरेंज कैंडी लानी ही होगी। अच्छा, मिलेगी तो लेता आऊंगा। देर शाम रवि ऑफिस से घर आता है और रवि को देखकर कविता रवि से कहती है, जो मैंने मंगाया था वो आप लेकर आए हैं ना? हाँ, ले तो आया हूँ, लेकिन ये क्या तुम्हें बच्चों वाली चीजें खाने का शौक चढ़ा हुआ है? मुझे ये मंदिर जाते वक्त मिला था और जब मैंने इसे खाया ना तो मुझे अब मन हो रहा है फिर से इसे खाने का। तो आप ऑफिस से आते वक्त ले आया करना ना। अब कविता को ऑरेंज कैंडी खाने की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि वो हर वक्त ऑरेंज कैंडी ही खाती रहती थी। एक रोज कविता खाना बना रही थी, तभी कविता के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही कविता ऑरेंज कैंडी को मुंह से निकालकर चूल्हे पर रखती है, वैसे ही रमा ये देख लेती है और वो उस समय तो कुछ नहीं कहती। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कविता रमा को चाय देने जाती है, तभी रमा कविता को ताने देते हुए कहती है, बहू, चाय ज्यादा मीठी नहीं कर दी आज तूने। नहीं माँ जी, आप पीकर तो देखो। नहीं, मुझे लगा जो ऑरेंज कैंडी तू खा रही थी वही तूने इस चाय में डाल दी हो। माँ जी, राम राम, कैसी बातें कर रही हैं आप ये? अब मुझे तेरे हाथों के खाने पर विश्वास भी नहीं है, क्या पता उसमें तो ऑरेंज कैंडी खाते हुए डाल दे। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं। एक हद तक चीजें अच्छी लगती है, लेकिन कविता ने तो ऑरेंज कैंडी खाने को लेकर घर में रोज नया ड्रामा शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने अब की बार ऑरेंज कैंडी खाते हुए उसे सोफे पर निकाल कर रख दिया था और वो भूल जाती है। और जब रमा उस कैंडी पर बैठ जाती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ तो उसके कपड़ों पर लग गया है। ऐसे में जब रमा को पता चलता है कि वो कैंडी पर बैठ गई है तो रमा अपने घर में बहुत बवाल मचाती है। बहू, तुझे मैं अब कैसे समझाऊं? अब ऑरेंज कैंडी खाने की तेरी ये आदत तो अच्छी थी, लेकिन अब तो इन कैंडी को खा कर कहीं भी उगल देती है। माँ जी, वो तो गलती से हो गया है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब तेरे मुंह से कैंडी भी गलती से निकल रही है, कहीं भी पड़ी मिलती है, ये कहना चाहती है तू? नहीं माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का। रमा अपनी बहू के ऑरेंज कैंडी खाने की आदतों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपनी बहू को समझा तो देती है, लेकिन उसकी बहू को इतनी जल्दी कहाँ समझ में आने वाला था। वो फिर कहीं ना कहीं से मांगकर ऑरेंज कैंडी खा ही लिया करती। एक दिन कविता कैंडी खाकर रमा के बिस्तर पर रख देती है, जिससे वहाँ चींटियां लग जाती है। सोते वक्त वो चींटियां रमा के चेहरे पर काट लेती है, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। एक रोज कविता के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, तो वो कविता को देखकर कहती है, बहू, तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है? कहाँ है वो? मुझे कल से ही नहीं दिख रही है। अरे आंटी जी, वो तो रही सोफे पर बैठी हुई। ये रमा को क्या हुआ? इसका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? क्या बताऊं विमला, मेरी बहू के ये सारे कारनामे हैं। इसने ही ऑरेंज कैंडी खाकर मेरे बिस्तर पर रख दिया होगा। वहाँ पर चींटी लग गई, लाल वाली, और जैसे ही मैं सोने गई सारी चींटियों ने मुझ पर हमला कर दिया। राम राम, देख तो कितने दाने, और मुंह भी कैसे सूज गया है तेरा रमा। मुझे याद नहीं रहा कैसे और कब माँ जी के बिस्तर पर मैंने ये कैंडी रख दी। हाँ, तुझे तो बस खाना ही याद रहता है, तू कहाँ कुछ करती है। अब तो इस ऑरेंज कैंडी के भी हाथ पैर हो गए हैं, निकल जाते होंगे तेरे मुंह से और बिस्तर पर आ जाते होंगे। बहू, ये तो तू गलत ही कर रही है। जैसे को तैसा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, और ऐसा ही कुछ कविता के साथ भी होने वाला था। उसकी ऑरेंज कैंडी खाने की आदत तो उसकी ही जान पर बनने वाली थी। एक रोज कविता ऑरेंज कैंडी खाने के लिए पैकेट को खोलती है और उसमें से 2 कैंडी निकालकर खाने लगती है, लेकिन जैसे ही कविता उन्हें मुंह में डालती है, वैसे ही रमा की आवाज आती है, बहू कहाँ है तू? कोई आया है गेट पर, जाकर देख, या बच्चे शरारत कर रहे हैं, कोई तो होगा ही। अपनी सास की आवाज सुनकर जैसे ही कविता आई माँ जी ऐसा बोलने वाली होती है,
तभी वो ऑरेंज कैंडी कविता के गले में फंस जाती है। कविता अपनी सास के पास जाकर गले में कुछ फंसे होने का इशारा करती है। तभी उसकी सास रमा ये देखकर अपनी बहू से कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरी बहू को? कहीं से मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ रहे? क्या हुआ बहू, कुछ तो बोल। तभी कविता अपने गले की ओर इशारा करती है और ये देखकर रमा अपनी बहू से कहती है, बहू बोलना, इसकी तो आवाज चली गई। क्या हो गया इसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं क्या करूं? अभी भी कविता अपनी सास को समझाने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। लेकिन अब की बार कविता अपनी सास को इशारों में कहती है कि वो उसकी पीठ पर मुक्का मारे, और जैसे ही रमा ये समझकर कविता की पीठ पर मुक्का मारती है, वैसे ही कविता के गले में फंसी वो कैंडी निकल जाती है। और ये देखकर रमा भी अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे ऐसा कहना था ना कि तेरे गले में कैंडी फंसी हुई है। माँ जी, मैं कब से तो इशारे किए जा रही थी, पर आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे तो लगा एक पलकों की तुझे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। माँ जी, आप तो अच्छे खासे लोगों को भी पागल बना देती हैं। रमा जब ये सुनती है कि उसकी बहू के गले में कैंडी फंसी थी, तो वो अपनी बहू कविता को समझाती है और कविता से कहती है, बहू अब ये कैंडी खाना तू कब छोड़ेगी? ऐसे किसी दिन तेरी जान भी जा सकती है। ना माँ जी ना, अब मैं इस ऑरेंज कैंडी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसकी जगह ऑरेंज जूस पी लिया कर, मन बहल जाएगा। ये सब बेकार चीजें होती है, आज तो तेरी जान पर ही बनाई थी। इस तरह कविता की अब जान पर बनाती है। तब जाकर वो ऑरेंज कैंडी खाना छोड़ती है और उसके बाद से वो कभी ऑरेंज कैंडी को हाथ तक नहीं लगाती और उसकी सास की भी परेशानी खत्म हो जाती है। निधि की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन वो फिर भी अपनी सहेली पारुल के साथ बाहर जाने लगी थी। पारुल निधि को रोकते हुए कहती है, अरे यार, तू कहाँ जा रही है? 2 दिन बाद तेरी शादी है और अब तू बाहर जा रही है। अगर तेरी मम्मी को पता चला ना कि हम दोनों बाहर गए थे तो वो हम दोनों को बहुत सुनाएंगी। अरे यार, तू इतना क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना साथ में, माँ कुछ नहीं कहेगी, तो चल चुपचाप से। वैसे भी माँ सो रही है, जब तक माँ उठेगी ना तब तक तो हम जाकर भी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलते हैं, लेकिन पहले ये तो बता मुझे कि हम जा कहाँ रहे हैं। अरे वो हमें ना एक शादी का कार्ड मिला था, तो हम वहीं जा रहे हैं। मेरी शादी तो 2 दिन बाद है, इसलिए माँ तो आसपास की शादियों में ना खुद जा रही है और ना ही मुझे जाने दे रही है। लेकिन मैं फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ती हूँ। शादी है तो क्या हुआ, खाने के लिए ही तो जा सकती हूँ ना। यार तू कितनी पागल है, तेरी खुद की शादी 2 दिन बाद है और तू दूसरों की शादी में फ्री का खाना खाने जा रही है। अगर वहाँ कोई जान पहचान का मिल गया ना तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं तो बस कुछ खाने के लिए ही जा रही हूँ। और एक बात बता, जान पहचान की शादी में जा रहे हैं हम, तो कोई ना कोई जान पहचान का दिखेगा ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू लेट मत कर और जल्दी से मेरे साथ चल। हे भगवान, क्या होगा तेरा? शादी होने वाली है तेरी और अब भी तू फ्री का खाना खाने के पीछे भागती है। अरे तेरी सास अगर सख्त मिजाज की हुई ना तो सुधार देगी तुझे अच्छे से। हाँ चल ठीक है, जब ससुराल जाऊंगी ना तब देख लूंगी अपनी सास को कि कैसी है। अभी तो फिलहाल चल। निधि को फ्री का खाना इतना अच्छा लगता था कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी शादी से 2 दिन पहले फ्री का खाना खाने चली जाती है। और ऐसे ही वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। अब 2 दिन बाद निधि की शादी आदित्य नाम के लड़के से हो जाती है और निधि शादी के बाद अपना ससुराल संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद निधि की सास मनोरमा आती है और बर्तन निकालने लगती है। तो निधि कहती है, अरे माँ जी, आप ये बर्तन क्यों निकाल रही हो? मैंने अभी धोए हैं। बहू, पास में भंडारा हो रहा है, चल वहाँ जाकर बर्तन में सब्जी पूड़ी ले आते हैं। आज शाम का भी खाना हो जाएगा। फ्री का खाना मिल रहा है तो बनाना ही क्यों। अरे वाह माँ जी, आप भी मेरी तरह ही सोच रखती हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन सही है, चलो जल्दी से भंडारा लेकर आते हैं, इससे पहले कि खत्म हो जाए। थोड़ी पूरियाँ ज्यादा ले लेंगे, कल सुबह चाय के साथ पूरियाँ तो चल ही जाएंगी ना। नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा माँ जी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रही है बहू, चल अब। निधि को तो फ्री का खाना खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब तो निधि की सास भी निधि की तरह ही थी, जिसे फ्री का खाना अच्छा लगता था। अब ऐसे ही दोनों सास बहू हफ्ते में 6 दिन तो कहीं ना कहीं फ्री के खाने का जुगाड़ कर ही लेती थी। अब 7वें दिन बासी खा लेती थी। एक दिन मनोरमा की पड़ोसन जानकी उनके घर आती है और मनोरमा को शादी का कार्ड देते हुए कहती है, मनोरमा, तुझे पता है मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है, तो तुझे जरूर आना है।
मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि इसीलिए नहीं आ पाई, ये हो गया वो हो गया। अरे मैं क्यों भला तेरी बेटी की शादी में नहीं आऊंगी? मैं तो जरूर आऊंगी। तेरी बेटी भी तो मेरी बेटी की तरह है ना। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तेरी बेटी की शादी में आऊंगी। मनोरमा, वो हर घर में बस एक ही इंसान का खाना है, तो तू ही आ जाना। ये क्या बात हुई जानकी? अरे भला एक घर से एक इंसान को कोई बुलाता है? इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और तू बस एक इंसान को बुला रही है। ये तो गलत बात है ना तेरी। अब तू तो जानती ही है मनोरमा, मैं अकेले ही सब कर रही हूँ और इतनी बड़ी शादी तो मैं कर नहीं पाऊंगी ना। और ऊपर से लड़के वाले कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बाराती भी बहुत आएंगे, तो हर चीज सोचकर ही चलनी पड़ेगी ना। अच्छा मैं चलती हूँ, और भी बहुत जगह काट देना है मुझे। जानकी की बात मनोरमा और उसकी बहू निधि दोनों सुनते हैं, जिसके बाद निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी यहाँ तो एक ही जन का न्योता है, अब हम दोनों फ्री का खाना कैसे खाएंगे? मुझे भी जाना है माँ जी शादी में, आप घर पर रह लेना ना। नहीं नहीं बहू, मैं तो जाऊंगी ही शादी में, तू घर पर ही रुक जाना। माँ जी मैं नहीं, अरे मैं आपकी बहू हूँ, आपको तो सामने से यही बोलना चाहिए कि बहू तू चली जा शादी में, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जाकर क्या ही करूँगी, लेकिन आप तो मुझे ही मना कर रही हो। बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ। और मेरी बात सुन बहू, जानकी मुझे बोलने आई थी, तूने इसकी बात नहीं सुनी ना। वो बार बार मुझे कह रही थी कि मैं जाऊं शादी में। वैसे भी मैं उसे काफी सालों से जानती हूँ, अब हम दोनों में इतनी अच्छी जान पहचान है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैं जा रही हूँ। माँ जी एक बात बताओ, हम बस इतनी सी बात पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? शादी में एक ही इंसान जाए, लेकिन खाना तो वो पूरे घर के लिए ही ला सकता है ना, ये तो आप कर ही सकती हो ना माँ जी। बहू तू क्या बोलना चाहती है? थोड़ा साफ साफ समझा, मैं कुछ समझी नहीं तेरी बात। माँ जी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप जाओ शादी में और 3-4 प्लेट भर भर कर खाना घर पहुँचा देना, या फिर पन्नी में ले आना, ऐसे आप ही जाओगी ना और खाना भी आ जाएगा, वो भी फ्री का। बहू ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। चल अब मैं ही जाऊंगी और जैसा तूने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब मैं अपनी बहू के शौक को थोड़े मार सकती हूँ। मनोरमा खुद शादी में जाती है, लेकिन शादी से पन्नी में भरकर अपनी बहू के लिए और अगली सुबह के लिए काफी सारा खाना भरकर ले आती है। दोनों सास बहू का फ्री का खाना खाने की आदत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार निधि अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैंने अभी पास की जो सबसे बड़ी वाटिका है ना, वहाँ देखा तैयारी हो रही है, लगता है आज कोई फंक्शन है वहाँ पर। माँ जी तैयार हो जाओ, आज का खाना बन रहा है। वाह बहू वाह, क्या खबर लाई है तू, सच में सुनकर मजा ही आ गया। मैंने कल ही नई साड़ी ली थी, वही साड़ी पहनकर जाऊंगी वहाँ, ताकि लोगों को लगे कि हमें बुलाया है। माँ जी वो तो कह रहे थे कि वो आज बाहर से ही खाना खाकर आएंगे, तो इसीलिए उनके लिए आज हम फ्री का खाना नहीं लाएंगे, अपना खा लेंगे और थोड़ा बहुत खाना कल के लिए ले आएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल तो गली में भावना के बच्चे का मुंडन है ना। बहू तूने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्या करना है और कैसे करना है। चल अच्छी बात है तेरी। अब दोनों सास बहू फिर से तैयार हो जाती हैं फ्री का खाना खाने के लिए। शाम को दोनों वाटिका जाती हैं और खाने लगती हैं। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, हेलो, आप कौन सी कंपनी से आए हो? अरे भाई हम किसी कंपनी से नहीं आए हैं, हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। और आप कौन हो भाई साहब? मनोरमा की बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। सिक्योरिटी, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये लोग यहाँ के मुफ्त का खाना खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं हम लड़के वालों की तरफ से आए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये हमारे न्यू ऑफिस के लॉन्च की पार्टी है। मनोरमा और निधि दोनों हैरान हो जाती हैं, क्योंकि अब दोनों पकड़े जा चुके थे। उन दोनों के आसपास काफी भीड़ भी लग जाती है। तभी वहाँ भीड़ में से मनोरमा का बेटा आदित्य आ जाता है। माँ, निधि, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा हम तो यहाँ फ्री का खाना खाने आए थे, लेकिन पकड़े गए, इन्होंने हमें पकड़ लिया। अब तू कुछ कर ना बेटा। माँ, आपको शर्म नहीं आती? फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी घुस जाती हो। निधि, तुम माँ को समझा नहीं सकती? पूरी पार्टी में निधि और मनोरमा और आदित्य का बहुत मजाक बन जाता है।
जिसके बाद आदित्य उन्हें काफी सुना देता है और फिर वो दोनों कभी फ्री का खाना खाने के लिए नहीं जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।